चलो फोर्थ ग्राफ जो है दैट इज तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वी नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ। इधर रख रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू, और यहाँ रख रहे हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब तुम देखो कि मैंने लेफ्ट की तरफ ग्राफ ग्राफ को एक्सटेंड नहीं किया है इस तरफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं अभी इसको भी गायब कर दूंगा, सिर्फ ये समझाने के लिए अभी मैंने बनाया, क्योंकि मैंने अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल ही दी तो मैं मान के चल रहा हूँ ना कि मैं उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज लगा रहा हूं। तो एक ही डायरेक्शन की जरूरत है। अब क्या हुआ कि हमने मेटल सरफेस पे लाइट फॉल कराई। लाइट की एनर्जी थी एच न्यू, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट फॉल कराई, और हमें कोई इजेक्शन नहीं मिला। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं हुए तो आप रोकोगे किसको? किसी को नहीं रोकोगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अभी पूरे तरीके से एक्साइट नहीं हुए हैं, और अगर हो गए हैं तो अभी पूरे तरीके से निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है जी। तो एक बार आप थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो, आपको दिखा कि इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इजेक्ट नहीं हुए, तो आपको तब भी कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिलेगा। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करे जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट ना होने की वजह से मुझे वी नॉट की वैल्यू जीरो लेके जाऊँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। मान लो इस फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हो गया, अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। नाउ डू यू रिमेंबर कि जो के मैक्स था वो हमने ई वी नॉट के बराबर लिखा था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर आ गया? के मैक्स अपॉन ई के बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी वो अगर प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो वी नॉट भी तो प्रोपोर्शनल हुआ ना किसके? फ्रीक्वेंसी के। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आफ्टर इजेक्शन हैज स्टार्टेड तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो इसीलिए आप, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे वी नॉट की वैल्यू बढ़ती भी चली जाएगी। तो हमें ग्राफ जो है ना एक स्ट्रेट लाइन मिलने लग जाता है एक पॉइंट के बाद। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे वी नॉट बढ़ रहा है आफ्टर द इजेक्शन हैज स्टार्टेड। इस फ्रीक्वेंसी से पहले आपको कोई इजेक्शन नहीं मिल रहा। एक तरीका और बताता हूं तुमको। जो तुम्हारा के मैक्स था that came out to be equal to the energy that was provided initial, I mean the total incident energy minus the energy required to excite an electron. अब इस k max को मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, E की जगह मैं लिख देता हूँ h न्यू माइनस यहाँ क्या आ गया? E नॉट आ गया, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। लेकिन k max किसके बराबर था? E v नॉट के। h न्यू माइनस E नॉट, V नॉट कितना आता है? h बाय ई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी माइनस E naught by E. Now, if you have a look at this graph, आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे एक तो ये वेरिएबल है जिसको हमने x एक्सिस पे लिया है, और एक ये वेरिएबल है जिसको हमने y एक्सिस पे लिया है। स्मॉल h और e की वैल्यू कांस्टेंट। जो ये एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन है, जो मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को तैयार करने के लिए, वो मेटल के सरफेस पे डिपेंड करती है, मतलब मेटल के मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो मटेरियल क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो ई नॉट की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो ये पूरी चीज तो हो गई कांस्टेंट, मतलब ये काम कर रही है किसका? स्लोप का, सॉरी इंटरसेप्ट का। और ये पूरी चीज कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये काम कर रही है किसका? स्लोप का। लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट होता है कि ग्राफ y एक्सिस को कट कहां कर रहा है। अगर इंटरसेप्ट हुआ पॉजिटिव तो ग्राफ y एक्सिस को कहीं ऊपर कट करेगा, इंटरसेप्ट हुआ नेगेटिव तो ग्राफ y एक्सिस को नीचे कट करेगा। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट आपका कैसा है?
तो ग्राफ जो है वो कहीं नीचे से शुरू होगा। और स्लोप आपकी कैसी है, एच और ई दोनों पॉजिटिव है और बाहर साइन भी पॉजिटिव है, स्लोप कैसी पॉजिटिव। तो ग्राफ जाएगा कहाँ, ऊपर को। तो नीचे से शुरू होके ऊपर को वो जा रहा है। तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, देखो नीचे से शुरू हुआ, ऊपर को गया। अब क्योंकि मैं पोटेंशियल, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में मान चुका हूँ, इसी डायरेक्शन में, तो ये वाला लेने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए ये पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। अब नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मैं लेके नहीं चलूंगा ना, तो मैं, अगर याद हो, स्टॉपिंग या रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑलरेडी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के ऑपोजिट होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऑपोजिट जाना मतलब उधर चले जाना, वापस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को पॉजिटिव कर देना। उसमें इलेक्ट्रॉन्स रुकते थोड़ी थे, एक्सेलरेट होते थे। समझ आया। तो इसका मतलब अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां ले रहा हूं, तो उसका नेगेटिव मतलब इधर आएगा क्या, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी रुकते ही नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ रोकने की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ आपका यहां से शुरू होगा। इस फ्रीक्वेंसी को जहां पे इजेक्शन जस्ट स्टार्ट होता है, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे बात कि नहीं समझे। ठीक है। अब अगर मैं कोई दूसरा मेटल ले लूं, जिसपे सपोज करो जो लेस फोटो सेंसिटिव हो। इसका मतलब ये, इसका जो मटेरियल होगा, नए मेटल का जो मटेरियल होगा, वो लाइट को इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन आसान होगा कि मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। मतलब जितनी एनर्जी आप दे रहे थे उससे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यूज कर रहे थे उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको यूज करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर ये सपोज करो, लेट से कि ये 500 हर्ट्ज, वैसे ऐसे नहीं लेते हम, बट एनीवे जस्ट एक एग्जांपल है। अगर 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट पे मेटल ए पे इजेक्शन शुरू हो रहा था, तो मेटल बी पे इजेक्शन 500 से ज्यादा पे होगा, लेट से 600 पे होगा। मान लो वो यहां कहीं से शुरू हो जाएगा। तो एक बार इजेक्शन उसका यहां से यहां तक कोई इजेक्शन नहीं है, तो जो एक बार इजेक्शन स्टार्ट होगा वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी भी इक्वेशन लिखूंगा, तो यहाँ पे भी, इसमें भी स्मॉल एच आएगा, स्मॉल ई आएगा, ई नॉट आएगा, स्मॉल ई आएगा। आप देखो दोनों मेटल्स के लिए एच और ई तो चेंज नहीं हो सकता। तो दोनों मेटल्स के लिए एच और ई सेम है, तो मतलब दोनों मेटल्स की स्लोप सेम होनी चाहिए, दोनों के ग्राफ की। इसलिए आप देख रहे हो दोनों पैरेलल आ रहे हैं एक दूसरे के। बट जब हम यहां पे बात करेंगे, ये तो सेम रहेगा, ई नॉट दोनों के लिए सेम नहीं है। यानी एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन जो है दोनों की, वो अलग अलग है, क्योंकि मटेरियल की फोटो सेंसिटिविटी अलग होगी। तो अगर ये कैपिटल ई नॉट अलग है, तो मतलब नए मेटल का इंटरसेप्ट तो अलग आएगा ना। तो देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड किया था, ये यहाँ कहीं हिट कर रहा था, इसको एक्सटेंड करोगे ये यहाँ कहीं हिट करेगा, तो देखो इसका इंटरसेप्ट ही अलग है। बात समझे। ठीक है। तो ये आपको ग्राफ मिल गया। इसको मैं बोल देता हूँ न्यू नॉट वन, इस फ्रीक्वेंसी को मैं बोल देता हूँ न्यू नॉट टू। तो पहले तो जरा ये ग्राफ बना लो। न्यू नॉट वन और टू की जगह ए और बी बोल देते हैं, ए बी। तो ये हो गया तुम्हारा मेटल ए, दिस इज फॉर मेटल बी। बस ग्राफ बनाना, इक्वेशन मत लिखो। ठीक है, बना लिया। तो लिखो जरा, प्रिया बना लिया। ओके। फॉर अ गिवन मेटल,
for a given metal, ejection does not take place. Ejection does not take place until the frequency of incident light, until the frequency of incident light reaches a certain value. Certain value न्यू नॉट कर दो. Certain value न्यू नॉट. Full stop. This is the minimum frequency. This is the minimum frequency at which minimum frequency at which the photoelectric emission takes place. It is termed as threshold frequency. Threshold frequency. Thus, threshold frequency is one required to just excite an electron for a given metal, or a photosensitive material. Below this value, the stopping potential is zero, since no photoelectron is ejected. Next paragraph पे आ जाओ. Once the ejection takes place beyond the threshold frequency, the stopping potential is found to be proportional to the incident frequency comma giving a linear graph as shown.
गिविंग अ लीनियर ग्राफ एज शोन। समझ में आ गया? तो दिक्कत किसी को नहीं?